हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, मोशन इन अ प्लेन के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन वैसे एक अलग टॉपिक है, इसके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वही है जो हमने मोशन इन अ प्लेन जो फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का उसमें पढ़ा। जनरल जो तरीका है टू डायमेंशनल मोशन को हैंडल करने का, अगर आपको वो समझ में आ गया तो प्रोजेक्टाइल मोशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो खुद से। समझ में आई बात? तो अभी और क्लियर हो जाएगी ये बात कि हमको यहां पर जब भी हम लोग ये इक्वेशंस वगैरह या जो भी डिराइव करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम इसमें कोई नई चीज नहीं करने वाले। हम इसमें वही फंडा अप्लाई करेंगे जो लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि हमने अपने मोशन को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेना है। एक्स एक्सिस को अलग से ट्रीट करना है, वाई को अलग से ट्रीट करना है, और जब भी दोनों की कंबाइन जरूरत पड़े, कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़े, तो दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेना है। समझ में आई बात? देखो, तो सबसे पहले आपको बताएं कि प्रोजेक्टाइल है क्या। प्रोजेक्टाइल किसी भी एक ऐसी बॉडी को बोलते हैं जिसको इनिशियली हमने कोई वेलोसिटी दे दी और उसके बाद उसको ग्रेविटी के अंडर फॉल करने दिया। जैसे कि आप ग्राउंड पे खड़े हो, आपका सामने फ्रेंड खड़ा है, आपने उसको एक बॉल ऐसे पकड़ाई। सो ये आपने शुरू में उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दी और उसके बाद वो जैसे जाती है आप उसको जाने देंगे। उस टाइम पे उसमें सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही होती है उस पर, जो कि होती है ग्रेविटी। तो उसका पाथ कैसा रहता है? ऐसा। वो पाथ ऐसा क्यों होता है अभी समझाएंगे। या आप किसी बिल्डिंग की हाइट पे खड़े हो, आपने सामने की तरफ एक बॉडी फेंकी, बस आपने उसको इनिशियली एक वेलोसिटी दे दी, उसके बाद ग्रेविटी के प्रेजेंस में जैसे वो गिरना चाहती है उसको गिरने दिया, तो वो ऐसे पाथ बनाती हुई गिरेगी। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। और क्या एग्जांपल्स है प्रोजेक्टाइल मोशन के? जो हम गन से बुलेट फायर करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्रोजेक्टाइल मोशन। उसको हमने इनिशियली एक वेलोसिटी दे दी, उसके बाद छोड़ दिया। अगर सामने कोई टारगेट ना आए उसके, तो वो फाइनली ऐसे आगे जाती हुई ड्रर ऐसे ही तो गिरेगी, ऐसी ड्रर आवाज नहीं आएगी, बस ये फर्क है। ठीक है। और क्या है? मिसाइल, नॉट गाइडेड मिसाइल, अगर एक हम नॉर्मल लॉन्चर से एक ऐसे मिसाइल लॉन्च करें तो वो ऐसे जाके ऐसे गिरती है, एंड दैट इज ऑल्सो केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो, एरोप्लेन इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन, बिकॉज उसको हम ऐसे लॉन्च नहीं कर देते कि जहां गिरता भैया जाके अब गिरे अपना दूसरे एयरपोर्ट में, नहीं ना, वो तो प्रॉपर कंट्रोल्ड वे में चल रहा है। सो दैट इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के यहाँ पे हमको कुछ केसेस पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला केस है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है बच्चों? सबसे पहले हमने ये वाला केस देखना है जहां पर हमने एक पर्टिकुलर हाइट से, इस हाइट से हमने एक बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेंका उठा के। ये हाइट से, ये तो ग्राउंड है, इतनी हाइट से, मान लो ये हाइट है h, ठीक है, इस h हाइट से हमने एक बॉडी को यहां पर खड़े होके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका। ये बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका u वेलोसिटी से, है ना, ऐसे सामने u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका। तो ये बॉडी का पाथ क्या होगा? यहां तक ये हाइट है ना, यहां से हमने इसको थ्रो किया, तो ये बॉडी का पाथ क्या होगा? चाहे आपने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है, बट लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें ग्रेविटी एक्ट कर रही है, जो इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट करवाती हुई जाएगी। शुरू में तो आपने इसको जो वेलोसिटी दी वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में थी, लेकिन क्योंकि लगातार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है नीचे की तरफ, तो इसकी लगातार नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो इसलिए इसका पाथ जो है वो ऐसा होता है, ऐसे ये गिरेगी। ठीक है। तो यहां पर हम लोग मोशन को स्प्लिट करके पढ़ेंगे। अब आप ये ध्यान रखो एक बात कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली व्हाट? प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन, ये ऐसे जाना चाह रही है बॉडी, प्लस ऐसे जाना चाह रही है बॉडी, इन दोनों को मिला के हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाता है।
एक बॉडी जब सामने भी जाना चाहती है, यानी आगे भी जाना चाहती है और नीचे भी जाना चाहती है या ऊपर जाना चाहती है, मतलब वर्टिकली भी जाना चाहती है और हॉरिजॉन्टली भी जाना चाहती है एट द सेम टाइम, तो उसका जो रिजल्टेंट मोशन होता है वो बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आप इस स्टोन को लो या ये बॉडी लो जो हमने यहां पर फेंकी है, ये आगे भी जाना चाह रही है और हमने तो इसको सामने की तरफ ही वेलोसिटी दी थी, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, यानी कि नीचे की तरफ एक बॉडी एक्सेलरेट करती करती है, फ्रीली छोड़ दो, या चलती हुई बॉडी अब जब एक बार ऐसे फेंक दिया, अब तो कोई टच नहीं कर रहा ना, तो वो फ्रीली जा रही है, फ्रीली जा रही है तो ग्रेविटी एक्ट करेगी उस पर, और ग्रेविटी तो सारी बॉडीज को बोलती है चल नीचे आ, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करती है, तो लगातार ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती जाएगी। बट जो हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया उसकी वजह से ये आगे भी जाती जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट भी होती जाएगी। एज अ रिजल्ट इसका मोशन इस तरीके का हो जाएगा जैसा दिखाया आप। समझ में आई बात? सो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन आए, टॉपिक आए, सबसे पहले आप 2 एक्सिस बना लो और अपने पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई डिसाइड कर लो। हम हमेशा उनको ये रखेंगे क्योंकि हम बचपन से ऐसा पढ़ते आए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जब भी 2 डायमेंशनल मोशन आएगा हम इसे प्लस एक्स, इसे माइनस एक्स, इसे प्लस वाई और इसे माइनस वाई मानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम बचपन से ऐसा पढ़ते आ रहे हैं, तो इससे हमारा काम काफी आसान हो जाता है। हाँ, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में यही डायरेक्शंस पढ़ते आए हैं एक्स वाई की, तो हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारा काम बहुत ज्यादा इजी हो जाए। सो प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, ये बन जाएगा हमारा एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। और हम अपने जितने भी इसमें वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके साइन इसी के अकॉर्डिंग लेने वाले हैं। तो जब भी तुमको इस केस में या किसी भी केस में कुछ लेटर मूवमेंट पे निकालना हो, हमें यही तो पूछा जाएगा, बताओ इतने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बताओ ये कितनी दूर जाके गिरेगी। लेटर टाइम पे निकालना हो तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें इनिशियल पैरामीटर्स तो पता होने चाहिए। इनिशियल पैरामीटर क्या? कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है और इनिशियल वेलोसिटी किधर, क्योंकि ये 2D मोशन है तो हम x वाली इक्वेशंस भी लगाने वाले हैं और y वाली इक्वेशंस भी लगाने वाले हैं। तो हमें ux भी चाहिए यानी इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, और हमें uy भी चाहिए यानी इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज व्हाट? ये हमारी x डायरेक्शन है पॉजिटिव x, और हमने देखो इसको इधर ही दी वेलोसिटी, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज व्हाट? u, पॉजिटिव में, क्योंकि हमने इधर माना, इधर पॉजिटिव x माना है और ये u जो है वो इसी तरफ है। समझ में आई बात? अच्छा, uy क्या होगा? जब हमने इसको लॉन्च किया इनिशियली तो हमने y डायरेक्शन में तो इसको कोई वेलोसिटी नहीं दी, है ना, y डायरेक्शन में तो इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो uy क्या हो गया? 0। बाद में जरूर आ गई, यहां पे अगर मैं देखूंगा तो इसकी x की तरफ जो वेलोसिटी थी वो बदलेगी कि नहीं बदलेगी? पहले तो ये बताओ। शुरू में हमने इसको x की तरफ ये वेलोसिटी दी u, थोड़े टाइम बाद x की तरफ जो इसकी वेलोसिटी थी वो चेंज होगी कि वही रहेगी? अब वेलोसिटी चेंज कब होती है? वेलोसिटी चेंज तब होती है जब कोई एक्सेलरेशन होती है, और एक्सेलरेशन तब होती है जब कोई फोर्स होती है ना। वेलोसिटी चेंज कब होती है? वेलोसिटी चेंज ही तब होती है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तभी होगी अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स होगी, क्योंकि फोर्स की वजह से ही तो एक्सेलरेशन होती है। F इक्वल टू ma, F होगा तो a होगा। ये वर्टिकली भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसीलिए क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है? नहीं, देयर इज नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कल के लेक्चर में भी बताया था कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स होती तो हम ऐसे स्टेबिलिटी से खड़े थोड़ी रहते। अगर देखो, हमें खड़े रहने के लिए ज़मीन चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम हवा में खड़े रहेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स एक्ट कर रही है। लेकिन हमें साइड्स नहीं चाहिए खड़े होने के लिए, है ना। साइड्स में कोई सहारा नहीं है, हम तब भी खड़े हो सकते हैं, बिकॉज ऐसे हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो अगर फोर्स नहीं एक्ट कर रही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हाँ, एक चीज जरूर है कि जब ये ऐसे फेंका जाएगा और यहां हवा है तो हवा को चीरता हुआ जाएगा, तो हवा इसका मोशन रोकेगी। दैट इज कॉल्ड एयर फ्रिक्शन।
बट अगर हम एयर फ्रिक्शन को भी कंसिडर करेंगे तो हमारी इक्वेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए याद रखिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम पढ़ेंगे तो हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करके पढ़ेंगे, ठीक है, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करके पढ़ेंगे। सो एयर फ्रिक्शन को हमने इग्नोर कर दिया बेचारे को, और कोई वेलोसिटी है नहीं और कोई फोर्स है नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मतलब ही नहीं बनता कि इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो जाए। चेंज करेगा कौन, है ना? तो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लेता हूं अगर मैं किसी लेटर स्टेज पे इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी vx है, तो वो किसके बराबर होगी? वो u के बराबर ही होगी, ठीक। और वर्टिकल वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। अभी मैथमेटिकली भी मैं आपको बता दूंगा, ये प्रूव हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहती है, वर्टिकल में लगातार बढ़ती है ये प्रूव हो जाएगा। बट अभी लॉजिकली समझ लो, फिर मैथमेटिकली समझ लेना। वर्टिकल डायरेक्शन में लगातार एक्सेलरेशन है, इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में लगातार एक्सेलरेशन है, लगातार एक्सेलरेट होगी है और लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वी वाई जो है यहां कम होगा, यहां ज्यादा होगा, यहां ज्यादा होगा, यहां ज्यादा होगा, जैसे जैसे नीचे जाएगी इसका वी वाई जो है वो बढ़ता जाए। ठीक है, वी वाई जो है इसका कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। तो हमें ये दो पैरामीटर्स पता लग गए। अच्छा, दो बातें हमें और भी पता लग गई कि एक्सेलरेशन क्या है एक्स डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन क्या है वाई डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है 0 और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। बट वो कहाँ है? नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ। और नीचे वाली डायरेक्शन को हमने -y लिया हुआ है, तो इसको हम क्या लेंगे? इसको लेंगे हम -g। समझ में आया? ठीक है, तो कुछ चीजें यहां पे हम लोग डिराइव करेंगे। सबसे पहली चीज है इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ स्कूल एग्जाम्स में ये सब पूछा जाता है, डेरिवेशंस और रिजल्ट्स तो आपको याद रखने ही है स्कूल एग्जाम्स के लिए भी, वहां के न्यूमेरिकल्स के लिए और जेई नीट के लिए तो याद रखना ही है, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ पाथ इज व्हाट? ये जो ऐसे चलता हुआ जा रहा है ना, ये इसका पाथ है। इस पाथ की इक्वेशन मतलब क्या कि इस पाथ पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है x, y, जितने भी मतलब पॉइंट्स इस पाथ पे लाई करते हैं x, y, उन सब में आपस में रिलेशन क्या है? वो होगा इसका इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन उसी को बोलते हैं ना, किसी भी लाइन की इक्वेशन का क्या मतलब है कि इस पे जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं उनमें आपस में रिलेशन क्या है। तो कैसे निकाले? x और y निकाल लो। x क्या होगा? uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, है ना। तो x क्या होगा? ux क्या है? u t प्लस हाफ ax है 0 इंटू टी स्क्वायर। दिस विल गिव अस x इक्वल टू ut। तो आफ्टर एनी इंस्टेंट, देखो ये g को बेचारे को जगह ही नहीं मिल रही कहीं ठीक से अच्छा, यहां पे मैं पॉइंट ले लेता हूं x, y, है ना। यहां पर सपोज एक पॉइंट है t टाइम के बाद जहां पर बॉडी है। t टाइम के बाद ये यहां से गिरता हुआ मान लो आफ्टर टाइम t यहां पे है इस टाइम, ठीक है। तो हम इंडिविजुअली देखें कि जब ये यहां पर आया है तो इसने हॉरिजॉन्टली इतना डिस्टेंस कवर किया है x और वर्टिकली इतना डिस्टेंस कवर किया है y। समझ में आ रही बात? तो इसका जो x और y है वो क्या होगा? तो देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो मैं इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं कह रहा हूं फिर, है ना। अगर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैं देखूं तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? मान लो मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूं, इसको ओरिजिन मान लेता हूं, क्योंकि y जो हमको मिलेगा ना, x तो हो गया ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और y हमें मिलेगा कि इसने t टाइम में कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन आप इसको ओरिजिन मानते हो तो y हो जाएगा ये आपके लिए, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? h माइनस y, h माइनस y, है ना। तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के जहां पर ये इस वक्त है कोऑर्डिनेट्स होंगे x, h माइनस y। समझ में आया? ठीक है। सो y क्या होगा? इसका y क्या होगा? t टाइम में इसने कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया? uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। दिस विल गिव अस व्हाट? y इक्वल टू uy क्या है? uy है 0, तो ये पूरा 0 हो गया, और ये कितना है? -g, सो माइनस हाफ g t स्क्वायर।
ये इंडिविजुअली इसके एक्स और वाई आ गए, इंडिविजुअली इसके एक्स और वाई आ गए कि ये इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। वाई नेगेटिव में क्यों आया है? क्योंकि हमने नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लिया और ये लगातार जो इसका वाई आएगा वो नीचे की तरफ ही आएगा ना, क्योंकि ये इधर गिर रहा है। समझ में आई बात? अच्छा, तो हमें निकालना इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब है एक्स और वाई में रिलेशन। तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा? एक्स टी की वैल्यू ऐसे निकाल लो, टी की वैल्यू आएगी एक्स बाई यू और वो यहां पे पुट कर दो। टी की वैल्यू यहां पे एक्स बाई यू पुट करी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मैं अगर रीअरेंज करके लिखूं, देन आई विल गेट वाई इक्वल टू माइनस हाफ जी बाय यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। और आप देख रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर किस में आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो पैराबोलिक शेप का बनता है। इसको बोलते हैं पैराबोला। ये सर्कल नहीं, सर्कल तो ये ऐसे करके वापस नहीं आ रहा ना, रेनबो शेप का, ये पैराबोलिक। तो इक्वेशन देख के पता लग रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी ग्राफ प्लॉट करोगे, देखो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हो स्ट्रेट लाइन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जब भी हम लोग प्लॉट करते हैं तो पैराबोलिक आता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं हेंस द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन शेप। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन शेप। ठीक, ये हो गया इक्वेशन ऑफ पाथ। अब हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है कि कितने टाइम के लिए ये हवा में था, मतलब यहां से छोड़ने से लेकर ग्राउंड को हिट करने तक का जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालेंगे? सोचो, इंडिविजुअली सोचो। अब यहां पर बड़ा मजा आएगा, अब यहां पर क्लियर होगी ये बात कि हम जब एक 2 डायमेंशनल मोशन को 2 1 डायमेंशनल मोशंस में स्प्लिट करते हैं तो देखो हमारा काम किस तरीके से आसान हो जाता है। अब जैसे मेरे को यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं ये सोचूं कि यार कितने टाइम में इसने ये डिस्टेंस कवर किया, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। मैं ये देखूं, अलग अलग सोचूं, अलग अलग, कि जितना भी ये टाइम है टी, उतने टाइम में ये यहां से यहां आ गया, यानी उतने टाइम में इसने इतना हॉरिजॉन्टली और इतना वर्टिकली डिस्टेंस कवर किया। ऐसे आने का क्या मतलब है? ऐसे आने का मतलब है कि ये इतना हॉरिजॉन्टल चला और इतना वर्टिकल चला, है ना। ऐसे आने का क्या मतलब है? इतना हॉरिजॉन्टल चला और इतना वर्टिकल चला, यही मीनिंग है इसका। सो अलग अलग सोचो। मेरे को क्या ये पता है कि ये कितना हॉरिजॉन्टल चला होगा? नहीं। अब मैं किसी चीज को एक हाइट से फेंक रहा हूं तो मेरे को ये थोड़ी पता होगा कितनी दूर जाके गिरेगी, तो मेरे को ये तो नहीं पता, ये तो हम बाद में निकालेंगे। शुरू में नहीं पता हमको। शुरू में मुझे ये तो पता होगा कि मैंने उसको कितनी हाइट से थ्रो किया, ये तो नापा जा सकता है ना कि मैं कितनी ऊंचाई से उसको फेंक रहा हूं। तो अगर मैं सिर्फ वर्टिकल वाली को जोड़ के वर्टिकली बनाया, अच्छा वर्ड है वैसे। अगर मैं सिर्फ वर्टिकल वाली इक्वेशन लूं, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, अगर मैं वर्टिकल वाली इक्वेशन लूं तो मैं इसका हॉरिजॉन्टल मोशन देख ही नहीं रहा, मैं सिर्फ वर्टिकल मोशन देख रहा हूं। तो इतने टाइम में, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम में इसने वर्टिकली कितना मोशन किया, कितना डिस्टेंस कवर किया? h। वर्टिकली इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? h। तो अगर मैं ये वर्टिकल वाली इक्वेशन लूं और इसमें y की जगह h डाल दूं, वो भी माइनस h, क्योंकि ये नीचे की तरफ मेजर हो रहा है ना, तो माइनस h डाल दूं और बाकी सारी वैल्यूज डाल दूं। u y 0 है, इसको मैं t डाल दूं, हाफ ए वाई कितना है? माइनस जी टी स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करके मेरे को t मिल जाएगा। देखो माइनस से माइनस कटेगा तो जी टी स्क्वायर बाई 2, जी टी स्क्वायर बाई 2 क्या आएगा? h आएगा। तो t आएगा 2h बाय जी का रूट। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन हाइट ओनली। टाइम ऑफ फ्लाइट
हाइट पे डिपेंड कर रहा है। देखो जी तो कांस्टेंट है, तो अगर सेम हाइट से जितनी भी बॉडीज फेंको, देखो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। कल के लेक्चर में भी यह बात डिस्कस हुई है। दिस टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इस पे नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने कौन सा यूज किया है, वर्टिकल पैरामीटर्स हमने यूज किए हैं, तो हॉरिजॉन्टल वाले पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो अगर आप सेम हाइट से बॉडीज को थ्रो करते हो, चाहे कितनी भी वेलोसिटी से, किसी को बहुत तेज थ्रो करते हो, किसी को जस्ट ड्रॉप करते हो, किसी को ऐसे हल्का सा फेंकते हो, लेकिन सेम हाइट से, तो सारे ग्राउंड को टच करने में सेम टाइम लेंगे, बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। फर्क इतना पड़ेगा कि जिसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी ज्यादा दी है वो दूर जाके गिरेगा। भाई आपने उसका हॉरिजॉन्टल पैरामीटर इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाया, तो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज ही तो बढ़ेगा, आपने उसका वर्टिकल तो नहीं चेंज किया ना। तो यही तो है ना इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस, इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्शंस, कि एक डायरेक्शन दूसरे के बिल्कुल इंडिपेंडेंटली बिहेव करती है। एक डायरेक्शन में पैरामीटर्स क्या होंगे, उससे दूसरे के पैरामीटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात आपको? तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज √2h/g। याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला है रेंज। रेंज मतलब r से हम इसको डिनोट करेंगे। रेंज मतलब ये कितना दूर जाके गिरेगा, ये रेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया और कितने टाइम में किया, इतने टाइम में। यही तो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, इतने टाइम में ये यहां से यहां आ गया, तो इसने इतना वर्टिकल, जिससे मैंने टी निकाल लिया, और इतना हॉरिजॉन्टल किया। तो इस टी को यूज करके मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लूंगा ना, हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन लगा के, uxt प्लस हाफ axt²। तो रेंज हो गई r, ux क्या है u, t हो गया ये √2h/g, ax तो 0 है। तो रेंज का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, रेंज का हमारे पास फॉर्मूला आ गया ये। अब आप देख रहे हो कि r इज प्रोपोर्शनल टू u, है ना। जिसकी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, सेम हाइट से आपने बहुत सारी बॉडीज फेंकी, तो सबसे ज्यादा दूर कौन सी गिरेगी, जिसकी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगी, है ना। तो रेंज डिपेंड कर रही है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं डिपेंड करेगा। ठीक, रेंज। अब निकालते हैं एक और चीज जो कि है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। देखो इसका जो Vx है, नंबर 4, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। एट एनी इंस्टेंट का मतलब क्या है कि जैसे यहां पर है ये, ठीक है, यहां पर, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। सो एट एनी इंस्टेंट इसकी दो वेलोसिटीज है, Vx और Vy, है ना। इसकी दो वेलोसिटीज हैं, Vx और Vy। हम पहले उन दोनों को इंडिविजुअली फाइंड कर लें। Vx क्या होगा, Vx होगा ux प्लस ax इंटू टी। Vy क्या होगा, Vy होगा uy प्लस ay इंटू टी। सो Vx इज वॉट, ux क्या है u, ax है 0। ये देखो प्रूव हो गया ना कि Vx हमेशा किसके बराबर रहेगा, u के बराबर रहेगा, जो शुरू में हमने डिस्कस करी बात। और Vy क्या हो गया, Vy हो गया uy 0 है, और ये क्या है gt। सो Vy इज वॉट, माइनस gt, यानी कि इट इज टाइम डिपेंडेंट। देखो इसमें t आ रहा है ना, यानी कि Vy इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और नेगेटिव साइन आ रहा है आगे, मतलब समय के साथ नीचे की तरफ Vy वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इक्वेशंस देखो सब बता देती है, यही तो जादू है मैथ्स का। तो इनका जो नेट वेलोसिटी है, इनकी जो नेट वेलोसिटी है वो क्या होगी, Vx वेक्टर फॉर्म में अगर मैं पहले लिखूं तो Vx i कैप प्लस Vy j कैप। तो क्या आ जाएगी नेट वेलोसिटी, ui कैप माइनस gt j कैप। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा नेट वेलोसिटी का वो क्या होगा, √u² प्लस माइनस gt का होल स्क्वायर इज g² t²। समझ में आई बात? तो अब देखो इसमें हमने नई चीज क्या करी, इसमें हमने सिंपल वही फंडा अप्लाई किया जो हमने
टू डायमेंशनल मोशन को कैसे हैंडल करना है वो सीखा था पिछले लेक्चर में, कि उसको दो वन डायमेंशनल मोशन में स्प्लिट करके निकाल लो जो निकालना है ना। तो वही यहाँ पे हमने इसको अप्लाई कर डाला, नाम हमने इसको नया दे दिया टॉपिक को, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब इन पे जरा कुछ न्यूमेरिकल्स कर लें पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ पर एक टावर है, मान लो 80 मीटर हाइट का, ठीक है। 80 मीटर हाइट से हमने एक बॉडी को इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका और वो ऐसे गिरेगी। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है नंबर 1, फाइंड, पहले तो इसके सारे पैरामीटर्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर 2 रेंज, नंबर 3 वेलोसिटी with which it hits the ground, with which it hits the ground, नंबर 4, और क्या निकाल सकते हैं हम? चलो ये 3 चीज़ें हमने इसमें निकाल ली। नंबर 2 फाइंड इट्स पोजीशन and displacement after 1 second. Find its position and displacement after 1 second. ठीक, चलो सॉल्व करें इसको। देखो तो क्या दे रखा है हमको? u दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, हाइट हमको दे रखी है कितनी? 80 मीटर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो अगर तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले यूज नहीं कर रहे हो, जो प्रोजेक्टाइल मोशन के अभी डिराइव किए थे, अगर आप उनको डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हो, आप शुरू से ux और uy और वो तीनों इक्वेशंस लगाकर सॉल्व कर रहे हो, तो फिर आपको इनको प्रॉपर साइन में लेना पड़ेगा। h, ये इसको ओरिजिन मान के h -80, g -10, u 10। लेकिन अगर हम लोग फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, हमने फॉर्मूले डिराइव इसीलिए किए कि हमारा काम आसान हो जाए। जब हमने फॉर्मूले डिराइव किए तो प्रॉपर साइन कन्वेंशंस की हेल्प से डिराइव किए, तो हम उनमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? पहला पार्ट ए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आया था? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया था √2h/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2h/g का रूट 16 का रूट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड। बी रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या आया था? रेंज का फॉर्मूला आया था u इंटू √2h/g। 2h/g, √2h/g आ गया 4, u कितना है 10, तो 10 इंटू 4, रेंज कितनी आ गई? 40 मीटर। सी वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। देखो जो वेलोसिटी का अभी हमने फॉर्मूला पीछे डिराइव किया, आफ्टर एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, वो आया था u² इंटू g² t², है ना। u कितना है? u है 10, g² कितना हो गया? 10 का स्क्वायर 100 इंटू t² कितना हो गया? देखो क्या बोला है? वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, यानी ठीक यहां पर जो वेलोसिटी है वो निकालनी है। और ये जो टाइम आपको ये जो फॉर्मूला आपको दे रहा है वो ये दे रहा है कि टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या है, तो हमें कब निकालनी है? जब इसने ग्राउंड को हिट किया, तो वहां तक का टाइम कितना है? वहां तक का टाइम है 4 सेकेंड्स। तो वो हम 4 यहां पे डालेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 100 ये हो गया और 1600 ये हो गया, यानी कि √1700, 10√17 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा। बट डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिर्फ वैल्यू बताने से काम नहीं चलेगा। डायरेक्शन बहुत इजीली बता सकते हो। जिस टाइम ये ग्राउंड को हिट करेगा उस टाइम पे इसका Vx और Vy क्या है, वो लेकर आप ये एंगल बता दो कि जिस टाइम ये ग्राउंड को हिट करेगा इसका हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल था या वर्टिकल से इतना एंगल था, जो भी बता दो, है ना। इसका कितना एंगल रहेगा? अगर ये हम ट्राइंगल एक कंप्लीट करें
इसकी ये नेट वेलोसिटी ये रही, ये ट्राइंगल मैंने कंप्लीट किया, तो ये वी वाई है, ये वी एक्स है। तो एंगल tan बीटा क्या होगा, tan बीटा होगा वी वाई बाई वी एक्स, है ना, वी वाई बाय वी एक्स। वी वाई क्या था, वी वाई था 1600 बाय वी एक्स है 100, ये कैंसिल हुआ। सो बीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 16, यानी जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, तो ये एक तो इतनी वेलोसिटी से करेगा और हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पे करेगा। ठीक, क्लियर। अच्छा पार्ट बी क्या कह रहा है, फाइंड इट्स पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकेंड। अब देखो टोटल 4 सेकंड लगे इसको गिरने में, तो सपोज 1 सेकंड के बाद ये यहां पे होगा, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी ये जो लाइन है ये ऑब्वियसली इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो अगर मैं x निकाल लूं और मैं y निकाल लूं, ये y हो गया, है ना, और ये x हो गया। अगर मैं x निकाल लूं और y निकाल लूं और ये y है तो ये भी y हुआ, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसे निकाल सकता हूं। x और y कैसे निकालूंगा, 1 सेकंड के बाद x क्या होगा, uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। ax क्या है, ax तो 0 है, ux कितना है 10 इंटू 1, x कितना आ गया 10 मीटर, यानी कि 1 सेकंड के बाद इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा 10 मीटर। और y क्या हो गया, y हो गया uyt प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। तो y कितना हो गया इसका, uy है 0, हाफ -10, अब तो वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, -5 इंटू 1 का स्क्वायर -5 मीटर। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि नीचे की तरफ है, सो दिस वैल्यू तो ये 5 ही होगी ना भाई, साइन ये बता रहा है कि नीचे की तरफ है, कि जो डायरेक्शन तुमने नेगेटिव लिया ये उस तरफ है, लेकिन हमें तो ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू होगी 5। अच्छा, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r, यही तो पोजीशन वेक्टर होगा। मान लो ये ओरिजिन है, इसी को तो ओरिजिन लेके हम इसको नेगेटिव y बोल रहे हैं, इसको पॉजिटिव y बोल रहे हैं, है ना, इसको पॉजिटिव x बोल रहे हैं, इसको नेगेटिव x बोल रहे हैं। तो ये है इसका पोजीशन वेक्टर r, ये क्या होगा 10 i कैप माइनस 5 j कैप, है ना, 10 i कैप माइनस 5 j कैप। ठीक, सो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 25, 100 प्लस 25 125 अंडर रूट 125, यानी 25 इंटू 5 रूट 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट होगी ये 1 सेकंड के बाद। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं इजी से, कोई दिक्कत ही नहीं। एक और क्वेश्चन करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बच्चों आपको, कि जैसे सपोज एक प्लेन जा रहा है, ठीक है ना, एक एरोप्लेन जा रहा है और उस एरोप्लेन से सपोज एक पैकेट ड्रॉप किया गया, जैसे रिलीफ के लिए देते हैं ना कि फ्लड वगैरह कहीं पर आया तो ऊपर से पैकेट ड्रॉप करते हैं जिसमें खाने का सामान होता है या जो भी है। तो इसने एक पैकेट ड्रॉप किया, ठीक है। मान लो उस वक्त ये एरोप्लेन जो है क्वेश्चन में दिया है सपोज 50 मीटर की हाइट पे है, 50 मीटर की हाइट पे है, और उस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड है, और इसने एक पैकेट ड्रॉप किया। तो बोल रहा है कि बताओ वो पैकेट कितनी दूर गिरेगा जाकर जहां से ड्रॉप किया गया, है ना। या फिर इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि रिलीफ कैंप है जहां पर वो पैकेट पहुंचाना है, वो उस रिलीफ कैंप से कितना पहले वो पैकेट ड्रॉप कर देना चाहिए। होगा क्या बच्चों, यहां पे देखो, ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से चल रहा है ना, तो इसके अंदर जो पैकेट होगा उसकी भी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जो इसके अंदर पैकेट होगा उसकी भी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि अभी वो इस एरोप्लेन का पार्ट है। तो जब हम उसको ड्रॉप करेंगे ऐसे वर्टिकली हम जस्ट छोड़ देंगे, तो ये मत समझना कि उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी। वर्टिकल में तो नहीं दी, क्योंकि वर्टिकल में तो हमने जस्ट उसको ड्रॉप कर दिया, लेकिन ड्रॉप करने से पहले या जस्ट जब ड्रॉप हम कर रहे थे तब वो हॉरिजॉन्टली तो जा ही रहा था ना 30 मीटर पर सेकंड से।
सो दैट इज इक्विवेलेंट टू, दिस सिचुएशन इज इक्विवेलेंट टू कि हम एक हाइट पे खड़े होके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड से कुछ फेंके। तो जब ये पैकेट यहां से ड्रॉप किया जाएगा तो ये पैकेट ऐसे गिरता जाएगा यहां पे। तो मान लो आपका जो रिलीफ कैंप है वो यहां पर है, तो इतना, ये जो रेंज है इसकी, इतना पहले ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है उनको, इतना पहले उसको यहां से ड्रॉप कर दिया जाएगा, तब वो गिरेगा जाकर यहां पे। तो कितना पहले ड्रॉप कर दिया जाएगा, रेंज क्या होगी, देखो रेंज क्या आएगी, u अंडर रूट 2h/g, ये है ना। सो 30√10 मीटर, इतना पहले। तो इस सिचुएशन का आप ध्यान रखना, है ना। और बाकी चीजें भी फिर पूछी हो सकती है कि कितनी वेलोसिटी से वो हिट करेगा ग्राउंड को, कितने एंगल पे हिट करेगा, तो वो सारे तो बिल्कुल वही हैं जो पिछले क्वेश्चन में आपको सिखा दिए। तो ये छोटी सी एक सिचुएशन है, इसका आपने ध्यान रखना है। नाउ वी विल स्टार्ट विद another type of projectile motion which is called oblique projection or angular projection. So second one is angular projectile motion. Angular projectile motion. Angular projectile motion क्या है, अभी पिछले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में तो हमने क्या किया था, एक हाइट से एक बॉडी को सामने की तरफ थ्रो किया था। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है कि हम ग्राउंड पे ही खड़े होकर अगर एक बॉडी को हमने एक पर्टिकुलर एंगल पे, जैसे बॉल कैच कराते हैं हम किसी को, मैं यहां पे खड़ा हूं, अपने फ्रेंड को बॉल कैसे कैच कराऊंगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे उसको थ्रो करके, ऐसे मैंने u वेलोसिटी से उसको एक एंगल थीटा पे थ्रो किया, उस बॉल का पाथ क्या होगा, ये है ना। तो अब इसी मोशन के हमने सारे पैरामीटर्स निकालने हैं, तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करें हम। जैसे यहां पर है सपोज अभी, तो उस पर एक वेलोसिटी है u मतलब vx सामने की तरफ, और एक है ऊपर की तरफ vy। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही एक्ट कर रही है, तो जैसे जैसे अभी इसका जो फर्स्ट हाफ ऑफ द मोशन है, जैसे ही ऊपर जा रही है, तो इसका जो vy है वो घटता जा रहा है, घटता 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 घटता, यहां पे जाके टॉप मोस्ट पॉइंट पे vy 0 ही हो गया बिल्कुल। अब ठीक इससे पहले तो वो ऊपर भी जा रही थी और आगे भी जा रही थी, लेकिन एग्जैक्ट इस पॉइंट पे वो ऊपर जाना बंद कर देगी, सिर्फ आगे जा रही है। और फिर अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगातार नीचे की तरफ है, तो अब यहां पे सेकेंड हाफ में इसके बाद जहां पर भी देखोगे उसकी वेलोसिटी लगातार नीचे की तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ में आई बात। तो इस तरह का ये मोशन है। तो यहां पे भी हम अपना ux, uy, ax, ay वो सब लेंगे। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया, है ना। ये हमारा x एक्सिस हो गया, हमारा y एक्सिस हो गया। u वेलोसिटी थीटा एंगल पे हमने इस बॉल को प्रोजेक्ट किया है, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। सो दिस u, चींटियां घूम रही हैं आज। दिस कॉम्पोनेंट इज u cos थीटा एंड दिस कॉम्पोनेंट इज u sin थीटा, है ना। यहां पर भी हमारे जो x और y हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं। ये हमारा प्लस y, ये हमारा माइनस y, ये प्लस x और ये माइनस x, कोई चेंज नहीं है। तो बताओ ux क्या है, ux है पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव u cos थीटा, और uy क्या है ऊपर की तरफ, और ऊपर वाला हमने लिया है पॉजिटिव, सो पॉजिटिव u sin थीटा। ax क्या है और ay क्या है, ax तो 0, सेम रीजन जो पिछले बार बताया आपको, और ay क्या है, ay है माइनस जी। ax और ay में तो कोई फर्क नहीं है, ax और ay तो सेम रहा, है ना। समझ में आई बात। सो अब इसमें भी हम सबसे पहले वही निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा, ये रहा इसका पूरा पाथ,
इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब इस पे जो भी पॉइंट्स लाई करते हैं x, y, उन सब में आपस में क्या रिलेशन है। यहां पॉइंट है x, y, x, y, x, y, x, y, उन सब में आपस में क्या रिलेशन है। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा, सबसे पहले x निकालो, x है ux t प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। x क्या होगा, ux क्या है, u cos थीटा इंटू टी टाइम में, आफ्टर टाइम t उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा इतना, ax तो जीरो है बिकॉज, है ना, आफ्टर टाइम t। इंडिविजुअल इक्वेशंस भी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर टाइम t अगर आपने उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना हो तो इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। y क्या होगा, y होगा u y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, इस बार यू वाई जीरो नहीं है ना, यू साइन थीटा इंटू टी, जी ए वाई है माइनस जी, ए वाई है माइनस जी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस आफ्टर टाइम टी। हॉरिजॉन्टली अगर आपको निकालना हो टी टाइम बाद उसका कितना है डिस्टेंस, तो आप इससे निकाल सकते हो, वर्टिकली निकालना हो तो इससे निकाल सकते हो। मतलब अगर यहां पर है बॉडी टी टाइम के बाद, तो दिस इज y एंड दिस इज x, ये y आपको मिलेगा इससे और x मिलेगा इससे। बट वी नीड इक्वेशन, है ना, इक्वेशन का मतलब है x और y में रिलेशन। x और y में रिलेशन कैसे आएगा, x की t की वैल्यू यहां से निकाल के x बाय यू कॉस थीटा यहां पुट कर दो, सो y हो जाएगा u साइन थीटा, और t की वैल्यू हमने निकाल ली x बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो u से u कैंसिल, y इक्वल टू एक्स इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, x इंटू टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां पर हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें भी एक्स स्क्वायर आया है, देयरफॉर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, और पैराबोलिक है भी। बट ये आप याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ पाथ इंपॉर्टेंट है, काम आएगी आगे। नंबर 2, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है यहां से लेकर यहां तक इसको पूरा आने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें, अलग अलग स्प्लिट करके। बताओ जब ये यहां से लेकर यहां तक पहुंचा तो इसने हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर किया, क्या हमको वो मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, हमें थोड़ी पता कहां पे जाके गिरेगा। लेकिन क्या हमें वर्टिकल वाला मालूम है, ये जो इक्वेशंस है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें s क्या होता है, डिस्टेंस होता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें s डिस्प्लेसमेंट होती है ना। तो बताओ x डिस्प्लेसमेंट तो हमको नहीं पता, बट वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट है वो तो हमको पता है। इसी लेवल से वो चला और इसी लेवल पे वापस आ गया, तो वर्टिकली उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, जीरो। वर्टिकली उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई जीरो, यानी कि अगर मैं वर्टिकल वाली इक्वेशन लेता हूं यू वाई वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, अगर मैं वर्टिकल वाली इक्वेशन लेता हूं और यू वाई क्या है और वाई को जीरो पुट कर देता हूं, है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो, यू वाई है यू साइन थीटा इंटू यही जो टी है वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो इसको मैं लिख देता हूं कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या आएगा यहां से, इसको इधर ले जाएं, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, यू साइन थीटा इंटू टी, टी से टी कटा। अगर ये टी से टी कट रहा है तो इसका मतलब ये है ना कि इसका एक सॉल्यूशन तो टी इक्वल टू जीरो भी है, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन टी इक्वल टू जीरो भी है, और वो तो होगा ही, क्योंकि जब टाइम जीरो था यानी ठीक इस जगह पे तब भी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो थी ना। बट हमें वो टाइम चाहिए जब दोबारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो आई है, तो टी इक्वल टू जीरो वाला सॉल्यूशन नहीं उठाएंगे हम, ये बचा टी, इसको उठाएंगे, टू उधर चला गया, टू यू साइन थीटा बाय जी, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टू यू साइन थीटा बाय जी। क्लियर। तीसरी चीज हम यहां पे निकालेंगे, थर्ड हम निकालेंगे
रेंज निकाल लेते हैं। यहाँ एक और चीज़ हम निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेंड। चलो इसको भी बाद में निकालेंगे। मैं टाइम ऑफ फ्लाइट आपको एक और तरीके से निकालना सिखाता हूँ। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर फंडे क्लियर हों, बेसिक्स क्लियर हों, तो कैसे भी किया जा सकता है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, यहां तक आने में, सपोज दिस इज पॉइंट पी पॉइंट तक आने में इस बॉडी को जितना टाइम लगेगा, पी से आगे यहां तक जाने में भी उतना टाइम लगेगा। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो बराबर होता है। जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है, चाहे तुम ऐसे वर्टिकली फेंक लो, चाहे ऐसे प्रोजेक्टाइल की तरफ फेंक लो, जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम वापस नीचे आने में लगता है। ठीक है, सो अगर मैं सिर्फ इतना निकाल लूं टाइम और उसको इंटू 2 कर दूं, तो मुझे पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। इतना टाइम मैं कैसे निकालूं, यहां तक ये आ गया ना। इस पॉइंट की एक पहचान है कि एट पी वर्टिकल वेलोसिटी इज व्हाट, 0। पी पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या वर्टिकल वेलोसिटी है ही नहीं। तो अगर मैं वर्टिकल वाली इक्वेशन लूं, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, अगर मैं सिर्फ वर्टिकल वाली इक्वेशन लूं और वी वाई को 0 पुट कर दूं, और यू वाई है यू साइन थीटा माइनस ए वाई है जी इंटू टी, देन आई विल गेट टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इस टाइम का डबल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 साइन थीटा अपॉन जी, और देखो 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। फंडे क्लियर रखो बस, कैसे भी कर सकते हो। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट इसने कितनी अटेन करी है। दिस वन इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड मतलब क्या, ये यहां पे तो गया ना ये मैक्सिमम हाइट तक, इस पॉइंट के बाद तो वो नीचे जाना शुरू हो गया, तो ये है मैक्सिमम हाइट। इसको हम कैसे निकालें, देखो यहां तक का टाइम अभी हमने पीछे निकाला, यहां तक का टाइम आया था u साइन थीटा बाय जी, है ना। और ये क्या है, ये वर्टिकल मोशन है। वर्टिकल मोशन की हमारी जो इक्वेशन है वो ये है, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें t की जगह ये टाइम डाल दूं, भाई ये इक्वेशन हमको क्या देती है, ये इक्वेशन हमको यही तो देती है कि कितने टाइम में, इतने टाइम में ये इतना वर्टिकल मोशन करता है, ये इक्वेशन हमको यही तो देती है। तो मुझे चाहिए इतने टाइम में इसने कितना वर्टिकल मोशन किया है। तो यहां पे अगर मैं t की जगह ये डाल दूं, तो जो मुझे y मिलेगा वही तो h होगा। सो h हो जाएगा यू वाई क्या है, u साइन थीटा इंटू टी क्या है, u साइन थीटा बाय जी प्लस हाफ ए वाई क्या है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। सो एच क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी माइनस एक जी से जी कटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी दोनों में है। दिस इज 1, दिस इज हाफ। सो h इक्वल टू 1 माइनस हाफ इज व्हाट, 1 माइनस हाफ इज हाफ। सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, दिस इज मैक्सिमम हाइट। नाउ नंबर 4 वी विल फाइंड रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये कितना दूर जाके गिरेगा, कितना दूर जाके गिरेगा ये, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज, नॉट योर मतलब इस बॉडी की, ठीक है, आपको नहीं फेंका मैंने उठा के। रेंज इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में, है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी में। सो टी क्या आया था हमारा, टी आया था 2u साइन थीटा बाई जी। भाई उतना ही टाइम में तो यहां से यहां पहुंच गया, तो टी हमारा आया था 2u साइन थीटा बाई जी। तो अगर मैं टी की जगह ये डाल दूं, ux हो गया u cos थीटा जो कभी नहीं बदलेगा, टी की जगह 2u साइन थीटा बाय जी, और ax क्या है, ax है 0। सो r हो गया 2
यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है बताओ, बेसिक मैथ्स पढ़ा दिया ना, मैथमेटिकल टूल्स, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का। समझ में आई बात, समझ में आ रही है बात? ओके, सो दिस इज द रेंज, ठीक, ओके। नाउ वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? v एट एनी इंस्टेंट, यहां पे vx और vy का रिजल्टेंट, यानी vx i कैप प्लस vy j कैप। vx क्या होगा? vx होगा ux प्लस ax इंटू टी, ux है ux है u cos थीटा, ax है 0, तो ये vx हो गया जो कभी नहीं बदलेगा। दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट बिकॉज देयर इज नो फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एंड vy क्या आ गया? vy आ गया uy प्लस ay इंटू टी, सो vy आ गया uy इज वॉट? uy is u sin theta and this is minus g, so net velocity v is what? v vector is what? vx I cap, vx क्या है? u cos theta, so u cos theta I cap plus u sin theta minus gt j cap, है ना? और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा, यहां लिख दूं, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको यू साइन थीटा माइनस जीटी का होल स्क्वायर, इसको खोला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जीटी, 2u साइन थीटा जीटी, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से क्या कॉमन आ गया? यू स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचा अंदर? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, सो इट बिकम्स यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जीटी। ये और ये एंगल भी आप निकाल सकते हो कि जब इसने ग्राउंड को हिट किया, जब इसने ग्राउंड को हिट किया ऐसे, तो ये एंगल भी आप निकाल सकते हो, जैसे अभी हमने पीछे निकाला tan बीटा, tan बीटा इज व्हाट? वी वाई ओवर वी एक्स, tan बीटा वी वाई इज व्हाट? वी वाई इज u साइन थीटा माइनस जी टी, u साइन थीटा माइनस जी टी ओवर वी एक्स, वी एक्स इज व्हाट? u cos theta, u cos theta, so beta is what? Beta is tan inverse u sin theta minus gt by u cos theta। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखो। और अब कुछ छोटी छोटी चीजें और बताता हूं जो न्यूमेरिकल्स में काफी काम आएंगी, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर्मूले अगर मैं लिखूं मेन इसके, तो जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट था वहां से शुरू करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट टी, है ना? टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला आया था? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u साइन थीटा बाय जी। अब u साइन थीटा क्या है? हमने इसको ऐसे थ्रो किया u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, सो दिस कंपोनेंट इज व्हाट? दिस इज u cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना है? ये कंपोनेंट है u साइन थीटा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? देखो u साइन थीटा क्या है, इसको अगर मैं नाम दूं ux और इसको मैं नाम दूं uy, है ना, तो uy है u साइन थीटा, तो इसको इस फॉर्म में लिखना भी काफी कन्वीनियंट रहता है। 2uy
बाय जी। यानी कि क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्टली उसका वर्टिकल कंपोनेंट पता हो वेलोसिटी का तो इसमें सीधा पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको इस फॉर्म में याद रखना, काफी ज्यादा काम आएगा। ठीक, रेंज को इसी फॉर्म में अगर हम लिखें या मैक्सिमम हाइट अटेंड को लिखें, मैक्सिमम हाइट अटेंड, मैक्सिमम हाइट को अगर हम लिखें इस फॉर्म में, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आया, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। अब देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, 2g, सॉरी नॉट जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या है, इसका स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा इसका स्क्वायर, तो h क्या हो गया, h हो गया यू वाई का स्क्वायर बाय 2g। इस फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हो। और रेंज का इसी फॉर्म में अगर हम फॉर्मूला देखें तो देखो बेटा क्या बनेगा, रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, लेकिन साइन 2 थीटा को एक बार खोल के लिखें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, 2 बाहर ले लूं, यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा बाय जी, है ना। u, ये 2 बाहर ले लिया और 2 u है ना ये, तो एक यहां पे आ गया u साइन थीटा यू कॉस थीटा बाय जी। तो देखो r क्या बना, r बना 2 u साइन थीटा इज यू वाई, यू कॉस थीटा इज यू एक्स बाय जी। ये काफी यूजफुल इस फॉर्म में रहेंगे फॉर्मूले, आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, तो आप इसको ऐसे याद रखो। ठीक, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। ये क्या बला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या सीन है यहां पे जरा देखना। हम ये निकालना चाह रहे हैं कि अगर हमने एक प्रोजेक्टाइल को थीटा पर फेंका, एक प्रोजेक्टाइल को हमने थीटा एंगल पर फेंका और फिर उसी बॉडी को हमने सेम वेलोसिटी से 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंका, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री। तो अगर एक प्रोजेक्टाइल को मैंने ऐसे थ्रो किया, एक बार मतलब उसको ऐसे थ्रो किया थीटा एंगल पे और दूसरी बार ऐसे थ्रो किया 90 माइनस थीटा एंगल पे, सेम हॉरिजॉन्टल सेम वेलोसिटी से, नॉट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये जो हमने वेलोसिटी दी है दोनों केसेस में, यहां पर दी थी पहले केस में u और यहां भी दी u, तो एक बार एंगल थीटा पे फेंका, दूसरी बार 90 माइनस थीटा पे फेंका। तो जरा देखें टाइम ऑफ फ्लाइट पहले केस में क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पहले केस में आएगा 2u साइन थीटा बाय जी। टाइम ऑफ फ्लाइट दूसरे केस में क्या आएगा, 2u साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, है ना, साइन 90 माइनस थीटा बाय जी। तो t2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, सो 2u कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब देखो t1 और t2 का रेशियो क्या आएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 2u कटेगा, 2u से g कटेगा, g से साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा। ये शॉर्टकट आपको काम आएगा काफी न्यूमेरिकल्स में जो इस पे बेस्ड आ सकते हैं कि इनका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसकी रेशियो tan थीटा के बराबर होती है अगर इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंका जाए सेम वेलोसिटी से। ठीक, रेंज की अगर बात करूं तो यहां पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग हमको फॉर्मूला मिलने वाला है रेंज के लिए, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलने वाला है। रेंज क्या है, यू स्क्वायर, देखो रेंज पहले तो क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, है ना, इसको मैंने नाम दे दिया R1। R2 रेंज हो गई जब थीटा की जगह हमने क्या कर दिया, थीटा की जगह हमने कर दिया 90 माइनस थीटा बाय जी। सो R2 क्या हो गया, R2 हो गया यू स्क्वायर, 2 अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, अंदर 2 मल्टीप्लाई करा तो 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, है ना। और साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है भाई, बेसिक मैथमेटिक्स आपको पढ़ा चुका हूं, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो दिस इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और R1 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, R2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यही तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि R1 इक्वल टू R2। और मैथ्स यही तो काम आता है, देखो फिजिक्स में हमको पहले ही पता लग गया कि अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे
सेम वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो किया जाएगा तो दोनों केसेस में उसकी रेंज सेम होगी। अभी थ्रो नहीं किया है, पहले ही पता लग गया मैथ्स की हेल्प से। फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है एक तरीके से मैथ्स, है ना। तो यहां पर अगर ये जो 90 माइनस थीटा से फेंका गया, जो ज्यादा एंगल है, सपोज ये जो दूसरा वाला एंगल है ये 90 माइनस थीटा, ये इससे ज्यादा है, मान लो ये 30 डिग्री वो 60 डिग्री, तो जो ज्यादा एंगल पे गया है वो ज्यादा ऊपर जाएगा लेकिन गिरेगा वहीं। दोनों की मैक्सिमम हाइट जरूर डिफरेंट आएगी, अभी उसकी भी बात करते हैं। ये H1 और ये H2, लेकिन रेंज दोनों की क्या आएगी, सेम आएगी। यानी 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 70 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 50 डिग्री पे अगर आप फेंकते हो तो रेंज क्या आएगी, सेम है। ठीक, अच्छा अब रेंज की बात चली ही है तो एक और चीज यहां पर देख लें, आर मैक्स। आर मैक्स मतलब कि मैक्सिमम रेंज कितनी होगी। मैक्सिमम रेंज कितनी होगी जरा देखो, रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। भाई एक मैक्सिमम रेंज का क्या मतलब है कि एक वेलोसिटी मैंने फिक्स कर ली कि इतनी वेलोसिटी से ही मुझे फेंकना है। सपोज मैंने फिक्स कर लिया कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से ही फेंकूंगा, उससे ज्यादा से नहीं फेंकूंगा। तो अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से ही फेंकूंगा तो मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं कितने एंगल पर फेंकूं कि वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरे, है ना। तो मैंने u और ये फिक्स कर लिया, यानी अब इस पे डिपेंड करता है कि ये मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 जो कि होती है 90 डिग्री पे। सो हम यहां पे ये लिखें कि रेंज इज मैक्सिमम, रेंज इज मैक्सिमम व्हेन 2 थीटा विल बी 90 डिग्री, यानी कि जब थीटा कितना होगा 90/2 45 डिग्री। 45 डिग्री पे अगर 45 डिग्री के एंगल पे अगर आप किसी चीज को फेंकोगे तो वो सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरती है। और यहां पे थीटा को हमने लिख दिया 45 डिग्री, तो आर क्या हो गया, यहां पे थीटा को लिखा 45, भाई ये तो पूरा 1 हो गया ना, तो यू स्क्वायर बाय जी, दिस इज योर आर मैक्स। मैक्सिमम रेंज का ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। समझ में आई बात। अच्छा अब अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट की भी बात कर लें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, तो हमको यहां पर रिजल्ट मिलेगा, इसको हटा देते हैं ना, अब इसका काम खत्म हो गया। तो एक तो H1 हो गया ये जो कि थीटा पर है, और H2 क्या होगा, H2 क्या होगा 90 माइनस थीटा, है ना। सेम वेलोसिटी से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, थीटा की जगह क्या कर दिया, थीटा की जगह कर दिया 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी, नहीं 2g, दिस इज H2। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, इन दोनों को डिवाइड करा तो इनकी भी हमारे पास रेशियो आ जाएगी। इनकी तो R1 R2 की रेशियो तो 1 हो गई, है ना, और T1 T2 की रेशियो ये हो गई। H1/H2 की रेशियो क्या होगी, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, 2g से 2g कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको यहां पे मैं बताऊं कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं तो दिस प्लस दिस जब मैं करूंगा तो यू स्क्वायर बाय 2g बाहर कॉमन आ जाएगा। यू स्क्वायर बाय 2g बाहर कॉमन यहां से आएगा, यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये क्या होगा यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता। कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ले लो, 20 डिग्री, 70 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, उन सब के लिए दोनों केसेस में H1 और H2 का जो सम होगा वो हमेशा यू स्क्वायर बाय 2g होगा। समझ में आई बात। अच्छा ये भी हम निकालें, अगर हम यहां पे एक और हमको यहां पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा, अगर मैं निकालूं H मैक्स, अगर मैं निकालूं H मैक्स यानी मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर सकता है, ये 1 हो गया पूरा, यू स्क्वायर बाय 2g। मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करी जा सकती है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, यू स्क्वायर बाय 2g, और उतनी ही वेलोसिटी से रेंज कितनी अटेन करी जा सकती है, यू स्क्वायर बाय g। इसका मतलब है देखो एक बंदे में एक पर्टिकुलर पावर है कि भाई मैं इतनी वेलोसिटी से फेंक सकता हूं, तो उतनी वेलोसिटी से अगर वो ऊपर की तरफ फेंकता, मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा को हमने क्या रखा 90, तभी तो ये 1 हुआ। 90 का मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे वर्टिकली फेंका,
तो एक u वेलोसिटी से जब कोई बंदा वर्टिकली किसी बॉडी को फेंकता है वो इतनी हाइट तक जाएगी, लेकिन 45 डिग्री पे उतनी ही वेलोसिटी से फेंकने पे वो डबल दूर जाएगी, है ना। यानी कि अगर मैं ऐसे किसी बॉडी को फेंकता हूं वो 10 मीटर तक ऊपर जाती है, मैंने पूरी जोर लगा के, उतना ही जोर लगा के 45 डिग्री पे फेंकूंगा तो 20 मीटर आगे जाके गिरेगी। समझ में आई बात? अच्छा, अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, वो भी देख लें जरा। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u साइन थीटा बाय जी। h क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और रेंज क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इनमें आपस में रिलेशन निकाल कर एक दे रहा हूं, डायरेक्टली उसको याद रखना हो, याद रख सकते हो तो रख लेना, नहीं तो डायरेक्ट जब क्वेश्चन आएगा तो वहीं पर निकाल लेना रिलेशन। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जरूर लग जाएगा लेकिन याद रखने की टेंशन से बच जाओगे। ठीक, तो अगर मेरे को कोई बोले इसमें और इसमें रिलेशन बताओ, तो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, हाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज में रिलेशन बताओ, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इंटू, उल्टा हो जाएगा ना, ये g ऊपर, नीचे क्या आएगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक g से g कटा, 2 से 2 कटा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कटा, साइन थीटा से साइन थीटा कटा, देन वी विल गेट h बाय r इक्वल टू 2 से 2 कैसे काट दिया भैया 2 ये है, ये 2 है ना। तो tan थीटा, साइन थीटा बचा, कॉस थीटा बचा, तो 1/4 tan थीटा। और हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाय कॉस थीटा ना, tan थीटा 4 r इक्वल टू 4h बाय tan थीटा, और वी कैन राइट r इक्वल टू 4h कॉट थीटा। ये डायरेक्ट रिलेशन, अगर याद रखना चाहो तो, नहीं याद रखना तो कोई बात नहीं। ठीक है। नंबर 2, टाइम ऑफ फ्लाइट और h में रिलेशन। t बाय h अगर मैं कर दूं, तो 2u साइन थीटा बाय जी ऊपर रहा, इंटू 2g बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, g से g कटा, एक साइन थीटा से साइन थीटा कटा, एक u से u कटा, 4/u साइन थीटा, और t इक्वल टू 4h अपॉन u साइन थीटा। u साइन थीटा इज व्हाट? u साइन थीटा इज uy। ठीक। और तीसरा यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं इसमें और इसमें रिलेशन। सो t बाय r टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज में रिलेशन, 2u साइन थीटा बाय g इंटू g अपॉन u स्क्वायर साइन 2 थीटा, g से g कटा, एक u से u कटा, t बाय r इज व्हाट? 2 साइन थीटा बाय u, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 कटा, साइन थीटा से साइन थीटा कटा, सो t इज r बाय u कॉस थीटा, और वी कैन राइट r इक्वल टू t इंटू u कॉस थीटा। u कॉस थीटा इज व्हाट? u कॉस थीटा इज ux। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो अगर चाहो तो, नहीं याद रखना तो मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? r इक्वल टू 4h कॉट थीटा, t इक्वल टू 4h बाय uy एंड r इक्वल टू t इंटू ux। ठीक, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक बॉडी को हमने सपोज 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 37 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया।
ठीक। और इसके सारे पैरामीटर्स हम निकालते हैं। तो क्या क्या पैरामीटर्स इसमें पूछे हैं, एक एक करके सारे निकालते हैं। मान लो पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज 2u साइन थीटा बाय जी। अब ये 37 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला ट्रायंगल हम लोग पहले ही बना लेते हैं, है ना। ये बड़ा एंगल है 53 डिग्री, ये है 37 डिग्री, और ये होता है 4, ये 3, ये 5। ये जो सबसे पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसके लिए ट्रायंगल्स की साइड 3, 4, 5 होती हैं, उसके जो एंगल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, 53 डिग्री और 37 डिग्री। ठीक है। सो यहां पे हमको क्या क्या निकालना है, सबसे पहले सपोज हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जरा पुट करें यहां पे, t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। जी को सपोज हम क्या ले लेते हैं 10। अब साइन 37 डिग्री क्या होगा, 3/5। साइन 37 डिग्री इज 3/5। तो 2 इंटू 15/10 इंटू 3/5, 5 इंटू 3 15, और ये 6/5। 6/5 इज 1.2 सेकेंड। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 1.2 सेकेंड। Range is what? Range is u square sin 2 theta by g. u square is 15 का स्क्वायर, sin 2 theta is 2 sin 37 डिग्री cos 37 डिग्री by g 10. So 15 का स्क्वायर is 225 into 2 साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री इज 3/5, cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री इज 4/5 डिवाइडेड बाय 10। ठीक। तो ये 5 इंटू 5 25 हो गया, 25 इंटू 9 ये हो गया। ठीक है। और ये बचा 5। तो फाइनल आंसर इज 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 4 इज 108 डिवाइडेड बाय 5 विच गिव्स 121.6। क्या था ये, रेंज। तो 21.6 मीटर हो गई रेंज। मैक्सिमम हाइट अटेंड, मैक्सिमम हाइट अटेंड h क्या है फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सो h क्या हो गया, u स्क्वायर, u हमारा क्या है 15, 15 का स्क्वायर 225 इंटू साइन थीटा, साइन 37 डिग्री इज व्हाट, साइन 37 डिग्री इज 3/5, 3/5 का स्क्वायर 9/25 इंटू 2g। दिस इज 981/20, 81/20 इज 8.1/2 विच इज 4.05 मीटर। दिस इज मैक्सिमम हाइट अटेन। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज हम लोग कर लें। सपोज हमें बोला है काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। सपोज काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी हमने डिस्कस नहीं किया ना, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अब काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा तो होगा नहीं कि काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस में अलग से निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस में अलग से निकलेगी। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, नेट वेलोसिटी जो कि वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर है, इससे आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी 12 mv²। सीधा सीधा एक्स में अलग से वाई में अलग से निकालने की जरूरत नहीं। अगर आप अलग से निकाल के ऐड करेंगे तब भी यही आएगा, है ना। अगर आप बोलें कि भाई काइनेटिक एनर्जी ये है कि उसकी 12 mvx का स्क्वायर प्लस 12 mvy का स्क्वायर, कि उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एक्स में इतनी है, वाई में इतनी है, तो एक्स में इतनी वेलोसिटी थी उससे काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, वाई में इतनी वेलोसिटी थी उससे काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। इसको जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो 12 m vx, vx इज व्हाट, vx हमारा क्या है u cos थीटा का होल स्क्वायर, और vy हमारा क्या है m, vy क्या है u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर,
है ना। अब यहां से अगर आपने हाफ कॉमन ले लिया, m कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। भाई ये तो यही है ना, ये vx है, vy है, ये अगर मैं ये रूट इधर ले जाता हूं, अगर मैं ये रूट इधर ले जाता हूं तो ये v स्क्वायर ही तो आएगा, ये vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर ही तो है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो अगर आपको बोला हो कि काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट तक का जो टाइम है t, हाईएस्ट पॉइंट तक का जो टाइम है t, वो आपको पता है u sin थीटा बाई g है। दो तरीके बता रहा हूं आपको, यहां तो आप vy निकाल लो इससे, और ये इससे निकाल लो, यहां पुट करके v निकाल के, यहां पुट करके v निकाल के और काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। नहीं तो आपको मालूम है ना कि हाईएस्ट पॉइंट पे vy तो होता ही नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ vx होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट का जो फॉर्मूला है ये लिखा जा सकता है हाफ m vx स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज हाफ m vx, vx इज u cos थीटा का स्क्वायर, है ना, vx तो चेंज नहीं होता कभी भी। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। बट काइनेटिक एनर्जी के लिए बॉडी का मास दिया होगा क्वेश्चन में, बिना मास के काइनेटिक एनर्जी नहीं निकल सकती, है ना। तो सपोज इस क्वेश्चन में बॉडी का मास दिया है कि 2 kg की बॉडी है, तो यहाँ पे 2 पुट करके u पता cos थीटा पुट करके काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट आ जाएगी। और किसी और जगह पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, वैल्यू पुट करी आंसर आ गया। अब जरा और इसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखते हैं जरा। ठीक है, अब जैसे हम सपोज ये जो दो हमने प्रोजेक्टाइल मोशंस पढ़े, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एक हमने पढ़ा एंगुलर प्रोजेक्शन, इन दोनों को मिला के किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है वो देखो जरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये दिया है कि h हाइट से बॉडी को तो थ्रो किया, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं किया, एक पर्टिकुलर एंगल पे किया इस तरीके से u वेलोसिटी से, है ना। कोई वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लो यहां पे मैंने इसको 50 मीटर की हाइट से 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से थ्रो किया, सपोज 53 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, ये गिवन है। अब देखो ये दोनों कंबाइन हो गए ना, दोनों मोशंस क्या हो गए, कंबाइन हो गए। अब ये कैसा पाथ बनाती हुई गिरेगी, अब ये ऐसा पाथ बनाती हुई यहां कहीं पर गिरेगी। अब हमको सपोज सारे पैरामीटर्स इसके निकालने को बोले हैं, है ना। तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि शुरू से ही इक्वेशंस में पुट करके वैल्यूज निकालनी होंगी, क्योंकि इस केस के लिए हमने कोई प्री डिफाइंड फॉर्मूले तो निकाले नहीं है, या तो हम निकाल के रखें। अब निकाल के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कितने केसेस के लिए निकालेंगे। तो इसको हम लोग प्रॉपर हैंडल करेंगे उस तरीके से कि 2 डायमेंशनल मोशन को कैसे हैंडल करते हैं। ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस हमने डिसाइड कर लिया, ये हमारा प्लस एक्स हो गया, ये हमारा माइनस एक्स हो गया, ये हमारा प्लस वाई हो गया, ये हमारा माइनस वाई हो गया। ठीक है, तो देखो जरा क्या क्या गिवन है। ux इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये कितना हो गया 10 cos 53, और ये कितना हो गया 10 sin 53। ये जो एंगल है, दिस एंगल इज, बार बार ये ट्रायंगल बना रहा हूं ताकि तुम लोगों को याद हो जाए। दिस एंगल इज 53, दिस एंगल इज 37, सो दिस इज 3, दिस इज 4। छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी, बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी। और अगर बेस एंगल से 37 और 53 डिग्री, तो ये साइड्स क्या होती हैं 3, 4 एंड 5। ठीक, सो ux इज व्हाट, ux इज 10 cos 53, cos 53 इज 3/5। इसको ऐसे याद रखना बड़ा इजी होता है। cos 53 इज व्हाट, 5 और 3 आ रहा ना इसमें, तो cos 53 होता है 3/5, तो sin 53 फिर 4/5 होगा, है ना। तो ये कैंसिल हुआ। 6 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 10 sin 53 4/5 यानी 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी काम अपना वैसे ही हो जाएगा जैसे होना था। क्या सपोज 3 चीजें इसमें निकालने को बोली है। सबसे पहले सपोज इसमें बोला है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। ठीक है, टाइम ऑफ
टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? जब ये यहां से चला, सपोज वैसे तो ये पहले ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया है, लेकिन ये जो हमारी इक्वेशंस है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, इसमें s जो है वो डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्टिकली इसकी डिस्प्लेसमेंट, चाहे ये पहले ऊपर था फिर नीचे आया, बट इतना पार्ट ये यहां से ऊपर गया और इतना फिर इतना वापस आ गया, ये तो कट ही गया। तो इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो तो यही है ना, वर्टिकल में इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो तो यही है, और ये है h। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अगर मैं वर्टिकल वाली अपनी जो इक्वेशन है वो लूं और इसमें y की जगह मैं डाल दूं -50, है ना, ये -50, uy क्या है 8, किस तरफ है? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ये t मेरा आ जाएगा प्लस हाफ -10 t स्क्वायर। इसको सॉल्व करके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। ये 5 बचेगा, -50 इक्वल टू 8t -5t स्क्वायर। सो दिस इज 5t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 50 इक्वल टू 0। a हो गया 5, b हो गया -8, c हो गया -50, d हो गया b square minus 4ac, so it is 64 plus 4 into 5 20 और ये हो गया 1000, so this is 1064। ठीक है, so time of flight is what? t equal to minus b is what? 8, so minus b plus minus root 1064 by 2 into a is what? 5। ठीक, so 8 plus minus root 1064 by 10। 1064 का रूट क्या होगा? 900 का रूट, 900 का रूट क्या होता है? 30, है ना, सो समथिंग लाइक 32 नहीं, 32 का तो नहीं होगा, चलो करके देख लेते हैं, आइडिया लग जाएगा। 1024, है ना, और 33 का कितना होता है? 33 का होगा 1089, 33 का होगा 1089, और ये इन दोनों के बीच में है, इसके ज़्यादा पास है। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली इस वैल्यू को ले लेता हूँ, 32.7, ठीक है, 32.7 बाय 10। अच्छा, अब अगर 8 में से माइनस करूंगा 32.7 तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे? प्लस वाला लेंगे। तो 32 + 8 40.7 बाय 10, सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4.07 सेकेंड। ठीक, समझ में आ रही है बात? इस तरीके से इसको निकालना है। और रेंज बोली है, अगर रेंज बोली है तो अब इतने टाइम में ट्रेवल किया गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना, इतने टाइम में ट्रेवल किया गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो उसके लिए तुम लगा दो एक्स वाली इक्वेशन, एक्स वही रेंज हो गया, ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ax तो 0 है तो ux इंटू टी, ux क्या था? ux था 6, सो 6 इंटू 4.07, 24.42 मीटर की रेंज। इस तरीके से कर सकते हो, और भी कई चीज़ें निकाल सकते हो। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी बोली हो, ठीक है, या मैक्सिमम हाइट बोली हो। और दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है ऊपर की तरफ पार्टिकल फेंका हो, अगर नीचे की तरफ फेंका होता, इस तरीके से बोला होता कि ये एंगल 53 डिग्री है, तब भी आप इसके ux निकालते, वो तो इतना ही आता, और uy निकालते, वो भी इतना ही आता, लेकिन वो आता नीचे की तरफ, तो फिर इसको हम लोग क्या लेते हैं? -8, और उस हिसाब से हम अपना क्वेश्चन कर देते। ये ऐसे अगर फेंका जाएगा तो ऐसे गिरेगा। अगर आपको 2 डायमेंशनल मोशन को हैंडल करना आ गया है कि हाँ ऐसे उसको सॉल्व करते हैं, तो आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, उनका कॉम्बिनेशन, ये सारे क्वेश्चन एक जनरल मेथड से हो रहे हैं। मैं चाहता हूं आप फॉर्मूले रटने की बजाय
कि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये रटने की बजाय आप कॉन्सेप्ट को समझो तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो सपोज क्वेश्चन है कि एक मूविंग बॉडी से, है ना, यहां पर सपोज एक जीप जा रही है कोई, दिस इज द जीप। इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है तो समझ जाओ जरा। इस जीप से मान लो पीछे की तरफ यहाँ पर एक बच्चा बैठा है शरारती सा, और पीछे की तरफ वो पत्थर फेंक रहा है, और उसने एक पत्थर को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 60 डिग्री के एंगल पर ऐसे फेंका जब ये आगे जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, ये जीप जब आगे जा रही थी, मान लो कुछ भी ले लो, वो मैंने 10 सेम नहीं लेना चाहता था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। तो मान लो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही थी, तो उस बच्चे ने पत्थर फेंका पीछे। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, तो सवाल ये है कि ये कहां गिरा, या टाइम ऑफ फ्लाइट इसका क्या है, या रेंज इसकी क्या है। हम ये मान लें कि दिस हाइट इज नेग्लिजिबल, ग्राउंड से जो जीप की हाइट है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दें। हालांकि उस हाइट को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन बना के कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल थोड़ा ईजी रखते हैं चीजों को, इसको इग्नोर करते हैं। तो बताओ ux क्या है? ux इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज व्हाट? अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये विच इज 10 cos 60 डिग्री, क्या यही है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन? नहीं, स्टोन ऑलरेडी इस तरफ चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब फेंका गया। भाई तब तो वो जीप का पार्ट था ना, तो उस पर दो इनिशियल वेलोसिटीज लगी हैं, एक इस तरफ 10 cos 60 डिग्री, एक इस तरफ 20 मीटर पर सेकंड। और ये वाली डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है, इस तरफ वाली हमारी डायरेक्शन नेगेटिव है, इस तरफ वाली पॉजिटिव है। तो ux मेरा क्या हो जाएगा? ux मेरा हो जाएगा -10 cos 60 डिग्री प्लस 20, cos 60 होता है 1/2, तो -5 प्लस 20, 15 मीटर पर सेकेंड, और प्लस पॉजिटिव आया, यानी इस तरफ बच्चे ने फेंका तो स्टोन इस तरफ है, लेकिन वो बिहेव ऐसे करेगा जैसे 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड, तो वो 5 मीटर एक सेकंड में इधर जाएगा, लेकिन 20 मीटर आगे भी चला जाएगा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी कितनी हुई? 15 मीटर पर सेकंड। वर्टिकल वेलोसिटी उसकी कितनी हुई? वर्टिकल वेलोसिटी ये 10 sin 60 डिग्री, sin 60 इज √3/2, सो 5 √3 मीटर पर सेकंड। ax क्या हुआ? 0, ay क्या हुआ? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो बोला है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि जब ये यहां पे गिरा, ये तो हमने डिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया, तो जब ये यहां पे गिरा तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या रहा? 0। तो वर्टिकल वाली इक्वेशन लगाऊं अगर मैं, uy_t प्लस हाफ ay_t², तो ये इसको मैंने 0 रख दिया। uy कितना है? 5√3 इंटू टी हाफ ay_t²। ठीक है, 5√3 इंटू टी इक्वल टू 5t²। 5 से 5 कैंसिल, t से t कैंसिल। √3 सेकेंड्स के बाद वो कहां गिरेगा? ग्राउंड पे गिरेगा जाके। समझ में आई बात? क्लियर बिल्कुल। रेंज निकाल सकते हो आप। रेंज क्या होगी उसकी? रेंज क्या होगी उसकी? x इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax_t²। जहां से फेंका गया है वहां से कितनी दूर गिरेगा? वहां से कितनी एग्जैक्ट, यहां से फेंका गया, ये आगे निकल जाएगा, तो देखे स्टोन, देखो ये 20, बड़े मस्त चीज बताता हूं, ये 20 से आगे जा रहा है, ये 20 से आगे जा रहा है, लेकिन स्टोन 15 से आगे जा रहा है। स्टोन फेंका पीछे है, लेकिन फिर भी बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे 15 से आगे जा रहा है। तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना यहां गिरेगा कहीं जाके, ये आगे निकल जाएगा यहां पे, और स्टोन गिरेगा कहीं यहां पे। तो ये हमको डिस्टेंस यहां पे मिलेगा, जो कि रेंज होगी। वो रेंज कितनी होगी? ux कितना है? 15 इंटू टी √3 सेकेंड, है ना भाई। ax तो 0 है, तो 15√3, 15√3 मतलब 15 इंटू √3 की वैल्यू 1.73। इसको जरा मल्टीप्लाई करें,
2595 2595 कितना, 1 2 25.9 यानी अप्रॉक्सीमेटली 26 मीटर। कितना दूर गिरेगा यहां से इस तरफ, कितना गिरेगा 26 मीटर, है ना। और √3 सेकेंड्स में ये जीप कितना आगे चली गई होगी, √3 मतलब 1.73 इंटू 20 मीटर की स्पीड से इस जीप ने मान लो एस डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 34.6 मीटर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ जब स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा तो जीप और स्टोन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो जीप यहां से कितना आगे जा चुकी है 34.6 मीटर और स्टोन 26 मीटर पर गिरा है, तो दोनों के बीच में फासला कितना होगा 34.6 माइनस 26, 8.6 मीटर। समझ में आया। तो आप मेन ये देखो कि 2 डायमेंशनल मोशन को कैसे हैंडल करना है। प्रोजेक्टाइल तो नाम दे दिया बस फैंसी सा एक टॉपिक बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस की एक वर्कशीट मैंने बहुत बढ़िया नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ के उस वर्कशीट को प्रैक्टिस करो। उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस डाल दिए हैं जैसे कि आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये प्रोजेक्टाइल का टॉपिक है। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।